Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. चले उर्दू के अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने उर्दू के पहले सबक को पढ़ के, लिख के और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है याद करके मुकम्मल कर लिया है। और अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे मुकम्मल कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार पढ़ने से ज़्यादा हम घूमने जाने वाले हैं। तो आइए इस मज़ाहिया सेक्शन को शुरू करते हैं। वैसे हम कहाँ घूमने जाएंगे हम आपको बता दें। हम आज जाने वाले हैं पुणे। तो पुणे जाने की तैयारियां शुरू करें, अपने बैग पैक करें और यूसुफ नाजिम साहब के साथ पुणे की सैर पे चले। आई होप आपको अंदाज़ हो गया होगा कि आज हम लोग एक ट्रैवल लॉग पढ़ने वाले हैं, यानी एक सफ़रनामा पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यूसुफ नाजिम साहब के ज़रिए लिखा गया है। क्लास 10 उर्दू अज़ाफ़ी मुताल्ला, जो कि आपकी किताब के एकदम आखिर में है। अज़ाफ़ी मुताल्ला पुणे की सैर। ठीक है, अज़ाफ़ी मुताल्ला यानी रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग के सेक्शन में आपने अक्सर देखा होगा बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की स्टोरीज़ होती है। उसी तरह उर्दू में होता है अज़ाफ़ी मुताल्ला, जिसमें सरसरी तौर पर बहुत सी बातें समझाई और बताई जाती है। तो यहाँ हमारी दरसी किताब में जो दिया गया अज़ाफ़ी मुताल्ला वो है पुणे की सैर। वो क्या है बेटा? पुणे की सैर। मुझे यकीन है कि ये सबक जब आप पढ़ेंगे, इसे पढ़ने के बाद आपको और भी ज़्यादा यूसुफ नाजिम साहब के ज़रिए लिखी गई किताबों को पढ़ने का जी चाहेगा, क्योंकि उनका अंदाज़ बयां बहुत ही मुख्तलिफ था। वो तंज़ व मज़ाक़ के अंदाज़ में यानी ह्यूमरस वे में बातों को लिखते थे। ठीक है, तो आज हम लोग यूसुफ नाजिम साहब के अंदाज़ में पुणे की सैर करेंगे। मुझे यकीन है कि अगर आप इससे पहले पुणे गए होंगे तो आप यूसुफ साहब की लिखावट पढ़ने के बाद एक बार फिर पुणे जाना चाहेंगे। और अगर आप नहीं गए हैं कभी तो फिर तो डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट ट्रिप पुणे ही होगी कि क्या सच में यूसुफ साहब ने जो जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है और जिस अंदाज में बताया है क्या वैसा ही है पुणे। तो इस बल्कि उनकी स्टार्ट लाइन ही यहीं से शुरू होती है, पुणे और पुणे की बहस। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं, सबक की तरफ आते हैं। अज़ाफ़ी मुताल्ला पुणे की सैर किसके ज़रिए लिखा गया है? मुसन्निफ़ का नाम क्या है बेटा? यूसुफ नाजिम। अफसोस की बात है कि यूसुफ नाजिम साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। सन 2009 में वो इस दार फ़ानी से जा चुके हैं। शुरू करते हैं पहली बात। जब मैंने इससे पहले वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि पहली बात का क्या मतलब होता है। पहली बात जो होती है उसमें आपके सबक में कौन सी चीज़ मौजूद है उसके बारे में मुख्तसरन कुछ लाइनों के ज़रिए बताया जाता है। तो आइए पुणे की सैर की पहली बात पढ़ते हैं। आप भी कोशिश करिए कि आप भी मेरे साथ पढ़ते जाएं ताकि आपकी ज़बान की जो उर्दू पढ़ने की रुकावट है वो धीरे धीरे कम होए और आप में फ्लुएंसी आए। ठीक है, शुरू करते हैं। अल्लाह दी ज़ौक़े दश्त नूर दी के बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। ये शेर जो है वो गालिब साहब के ज़रिए लिखा गया है। वो यहाँ पर दश्त नूरदी का ज़ौक़ यानी घूमने फिरने के ज़ौक़ के बारे में बात कर रहे हैं। गालिब के इस शेर में दश्त नूरदी यानी घूमने फिरने के ज़ौक़ की बात कही गई है। घूमने फिरने यानी सैर करने से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। किताबें इल्म का ज़रिया है, लेकिन सैर व सियाहत यानी गोइंग ऑन अ ट्रिप, ट्रैवलिंग, ये जो चीज़ें सिखाती है, मतलब सैर व सियाहत से जो चीज़ें हम सीखते हैं, ट्रैवलिंग से जो हम सीखते हैं, वो किताबों को पढ़कर जानने से काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। समझे? मतलब अगर आपने किताबों में कोई चीज़ें पढ़ी और अगर आप उसे लाइव भी देख पाते हैं तो वो एक बेहतरीन मेमोरी बन जाती है। किताबें इल्म का ज़रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
सैर उस याद के ज़रिए हम इन चीज़ों और जगहों को अपनी आँखों से देखते हैं जिनके बारे में अब तक पढ़ते आए हैं। बहुत से सफ़रनामे उर्दू में लिखे गए हैं, जैसे कि नासिर खुसरू साहब का सफ़रनामा, सफ़रनामा नासिर खुसरू, शारदन का सफ़रनामा, सफ़रनामा शारदन। उसी तरह एक मशहूर सफ़रनामा गुज़रा है इब्ने बतूता का सफ़रनामा। इब्ने बतूता का सफ़रनामा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़ैल के सबक में यूसुफ नाज़िम ने शगुफ्ता अंदाज में महाराष्ट्र के एक अहम शहर पुणे की सैर को बयान किया है। आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ लिखा है किया गया है, तो ये जुमला कुछ इस तरह है कि अहम शहर पुणे की सैर को बयान किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली बात कि ये बात अब क्लियर हो गई है। हम अपने इस सबक में पुणे की सैर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं। जान पहचान यानी मुसन्निफ़ के बारे में कुछ बातें कि मुसन्निफ़ कौन है, कैसे थे, कहाँ रहते थे, उनका तालीमी सिलसिला कैसे रहा और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यूसुफ नाज़िम साहब बेटा कुछ इस तरह दिखाई देते थे। ठीक है, आइए उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। यूसुफ नाज़िम 7 नवंबर सन 1921 को महाराष्ट्र के शहर जालना में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद से एमए किया, महकमे मजदूरी में मुलाजिमत की और डिप्टी लेबर कमिश्नर की हैसियत से रिटायर हुए। उन्होंने गज़लों और नज़मों से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। अदबी ज़िंदगी का क्या मतलब होता है? लिटरेचर लाइफ। अदबी के लिए इंग्लिश में वर्ड है बेटा लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर ज़िंदगी का आगाज़ किया, शुरुआत की, लेकिन तंज़ व मज़ाह के शोबे में मशहूर हुए। तंज़ व मज़ाह यानी द ह्यूमरस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, मतलब उनका अंदाज़ बयां ही उनकी पहचान थी। उनकी लिखावटें जब आप पढ़ेंगे, उनकी तसानीफ़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से शीरीनी अंदाज़ में अपनी बात भी मुकम्मल कर देते थे और सामने वाले को एक सबक भी दे जाते थे, या यूँ कहें उन्हें तंज़ भी कर जाते थे। तो इसलिए वो तंज़ मज़ा के शोबे में काफ़ी मशहूर हुए थे। उन्होंने अखबारात में कॉलम भी लिखे, जैसे रोज़नामा उर्दू, टाइम्स, इनकलाब और भी बहुत से मशहूर अखबारात में अक्सर उनके कॉलम रहा करते थे, उनके आर्टिकल्स रहते थे। उनकी तसानीफ़ में, तसानीफ़ किसकी जमा है मैंने इससे पहले बताई है, तसानीफ़ तसनीफ़ की जमा है। तसनीफ़ का मतलब होता है राइटिंग करना, लिखना, किताबें लिखना, मजमून लिखना। तो उनकी बहुत सी तसानीफ़ हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। कैफ व कम, फुटनोट, अलबत्ता, फ़कत, वरना वगैरह नहायत अहम और मकबूल है। मकबूल है यानी मशहूर हैं। वो तवील अरसे तक महाराष्ट्र रियासती उर्दू अकेडमी के रुकन भी रहे। उन्हें गालिब अवार्ड के अलावा कई इजाज़ात से नवाजा गया। गालिब अवार्ड बेटा उनको दिया जाता है जो अपने प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्ट हो, जो लिटरेचर में, लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट हो और बहुत ही बारीक बीनी से और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बातों को पेश करते हो। ऐसे लोगों को गालिब अवार्ड से नवाजा जाता है। तो उन्होंने ना सिर्फ गालिब अवार्ड बल्कि और भी बहुत से अवार्ड्स, बहुत से इजाज़ात मिले। आप यहाँ देख सकते हैं, एजाज़ उर्दू वर्ड है और अवार्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, दोनों सिनोनिम्स है, हम मानी लफ्ज़ है। ये इंग्लिश में यहाँ लिखा है और यहाँ पर उर्दू में लिखा है। 23 जुलाई सन 2009 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, तो चलिए अब सबक के अंदर एंट्री मारते हैं। गेट रेडी टू गेट टूवर्ड्स दी पूना। तो सड़कों से होते हुए हम पूना के घाट से गुज़रते हुए पुणे शहर में दाखिल होंगे। सो तैयार हो जाएं, शुरुआत करते हैं। अपने कारोबार के सिलसिले में इस मर्तबा हमें बार बार पूना जाना पड़ा। किन्हें पूना जाना पड़ा बेटा? यूसुफ नाज़िम साहब को। ठीक है, इस शहर का तलफ़्फ़ुज़ पुणे है। पहले तो हम ये समझे कि ये पूना की जमा है, जैसे लड़का, लड़के, बकरा, बकरे, लेकिन मालूम हुआ ये जमा नहीं, वाहिद है। पहले यहाँ एक मुकाम थाना भी था। कहाँ? मुंबई में। पहले यहाँ एक मुकाम थाना भी हुआ करता था, अब इसे भी थाने कहा जाता है। पहले जो नाम थे गलत थे। आप देखिए उनका तंज देखें कि पहले जो लोगों ने नाम रखे थे ना वो सब गलत थे।
फिर लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने ज़बरदस्ती थाना का थाने, पूना का पुणे कर दिया। तो इस किस्म की गलतियों को दुरुस्त करते रहना यहाँ की पसंदीदा हॉबी है। अब अगर ये पैरा आपके एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पर बनने वाले सवालात कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि इक़्तिबास में से आप वाहिद और जमा तलाश करके लिखिए। तो आप यहाँ पर ये 2 पेयर लिख सकते हैं, लड़का लड़के, बकरा बकरे। देखिए भावनाओं में आके थाना थाने, पूना और पुणे भी ना लिख देना। यहाँ पे सिर्फ 2 ही वाहिद जमा दिए हुए हैं जो है लड़का लड़के, बकरा बकरे। अब इक़्तिबास में एक इंग्लिश लफ्ज़ भी आया है, आप इस लफ्ज़ को देख सकते हैं, क्या है, हॉबी। इट इज़ नॉट उर्दू वर्ड। तो इसके लिए उर्दू वर्ड क्या है वो तलाश करके लिखिए। तो वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो इंग्लिश वर्ड कौन सा है, वो है हॉबी। हॉबी के क्या माने होते हैं, आदत। ठीक है, तो सवाल आपके पेपर में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि इक़्तिबास में आया हुआ इंग्लिश अल्फाज जो है, जो लफ्ज़ है वो तलाश करके लिखिए। तो वो लफ्ज़ कौन सा है, हॉबी, और उसके माने हैं आदत। चलो, पुणे बम्बई से कोई सवा सौ मील के फासले पर है। यानी अगर आप पुणे जाना चाहें मुंबई से होते हुए, मुंबई से पुणे का फासला 100-125 मील है। इन तकरीबन 2 से 3 घंटे में आप पुणे पहुंच सकते हैं। इसलिए जो लोग मुंबई में रहते हैं वो पुणे में मुलाजिमत या कारोबार करते हैं, और जो लोग पुणे में रहते हैं वो मुंबई में मुलाजिमत करते हैं। मतलब मुंबई और पुणे के बीच में अक्सर अप डाउन चलता रहता है। इनके अलावा और भी लोग हैं जो रोज़ाना मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई अप डाउन करते रहते हैं। ये मुआहिदा, अब आप देखिए जो ब्रैकेट में लिख कर दिया गया है उनका तंज़िया अंदाज़ देखिए। ये मुआहिदा बरसों पहले हुआ था जिस पर नहायत ईमानदाराना तरीके से अमल किया जाता है। यानी लोग इस तरह से मुंबई और पुणे के बीच में ट्रैवल करते हैं, जैसे इस तरह से लगता है कि एक बहुत बड़ा मुआहिदा तय किया गया है, बहुत अच्छे से बैठ कर डिसीजन लिया गया है कि इसके बीच में, मतलब मुंबई और पुणे के बीच में ट्रैवल करते रहो, और लोग उसे ईमानदारी से फॉलो भी कर रहे हैं। तो वो लाइन देखे आपने किस तरह इन्होंने लिखा, ये मुआहिदा बरसों पहले हुआ था जिस पर नहायत ईमानदाराना तरीके से अमल किया जाता है। मुंबई से पुणे के सफ़र के लिए हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ और बसें तो खैर है ही, इनके अलावा टैक्सियाँ भी है जो हर 5 मिनट पर मिल जाती हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक मर्तबा मुल्क भर में रेल स्ट्राइक हो गई थी, मतलब एहतमाम के साथ की गई थी। आप देखिए यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से यूसुफ नाजिम साहब बता रहे हैं कि स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, मतलब उसी को वो क्लेरिफाई करके बोल रहे हैं, स्ट्राइक हुई नहीं थी, बहुत अच्छे से की गई थी, एकदम अच्छे से उसका एहतमाम किया गया था। स्ट्राइक एक इंग्लिश वर्ड है, तो फिर से इसका एक क्वेश्चन बनता है कि जो इंग्लिश वर्ड आया है उसकी उर्दू माने क्या है वो बताइए। तो आपको पहले तो स्ट्राइक तलाश करना है और फिर उसकी उर्दू माने है हड़ताल। तो आप बता रहे हैं यूसुफ नाजिम साहब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक या यूँ कह ले स्ट्राइक हुई नहीं थी, एहतमाम से उसका इंतज़ाम करके करवाया गया था। तो इस स्ट्राइक के ज़माने में पुणे और मुंबई के दरमियान टैक्सी गाड़ियाँ दौड़ाई जाने लगी, क्योंकि दुनिया के सब काम रुक सकते हैं लेकिन मुंबई और पुणे के दरमियान अप डाउन नहीं रुक सकता। स्ट्राइक तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन टैक्सी का सफ़र कुछ इतना मकबूल हुआ, मतलब इतना लोगों में पसंद किया गया कि अब सारा रास्ता टैक्सियों ही से भरा रहता है। मतलब अगर अब आप जाएंगे मुंबई से पुणे की तरफ तो मैक्सिमम यू विल फाइंड दैट पीपल आर ट्रैवलिंग वाया टैक्सी और दी कार। पुणे का सफ़र हमेशा कार से करना चाहिए। वो यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं आपको कि अगर आपको पुणे जाना है तो आपके लिए बेहतर चॉइस है कि आप कार से जाएं, क्योंकि कार से जाने में कई फ़ायदे हो जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे, जिस नेचर को देखना चाहे, जिस जगह का मुआयना करना चाहे, आप रुक सकते हैं और आप वक्तन फ़ौक्तन रास्ते में आने वाली चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो पुणे का सफ़र हमेशा कार से करना चाहिए।
घाट पर मज़ा आता है। ये घाट ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर है। पहली मर्तबा हम इस घाट पर चढ़े तो ये समझे कि ऊपर ही ऊपर चले जाएंगे, लेकिन इसी में दूसरी तरफ उतरने का भी इंतज़ाम है जो हमें पसंद आया। आप उनकी लिखावट का अंदाज़ देखिए। ऑब्वियस है, अगर घाट है, आप किसी शहर की तरफ जा रहे हैं तो वो घाट अगर शुरू हो रहा है तो वो घाट ख़त्म भी होगा। लेकिन यहाँ पर यूसुफ नाजिम साहब क्या कह रहे हैं कि पुणे के रास्ते में जो घाट है, अगर आप उससे गुजरेंगे, कौन कौन से घाट आते हैं बेटा, मालशेज घाट आता है, लोनावला है हो गया, खंडाला हो गया, तो जब आप उनसे गुजरने लगेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि ये बस ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है घाट, ये नीचे नहीं उतरने वाला। तो वो यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि हमें तो लगा था कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये सिर्फ ऊपर ही चला जाएगा, पर फिर अच्छा लगा गवर्नमेंट का इंतज़ाम कि उसने घाट को उतरने का भी रास्ता बनाया, तो ये इंतज़ाम हमें पसंद आया। चढ़ाई और उतराई दोनों माकूल हद तक ख़तरनाक है। माकूल हद तक यानी एक लेवल तक, ठीक है। माकूल के लिए आप वर्ड अगर इसका सिनोनिम देखें, हमानी वर्ड देखें, तो एक मुनासिब, यानी आप कह सकते हैं एक पसंदीदा हद तक, एक मुनासिब हद तक, एक माकूल हद तक ख़तरनाक है। मतलब अगर जब आप चढ़ाई कर रहे हैं तो तब भी आपका दिल धक धक करता रहेगा, और जब आप उतर भी रहे हैं तब भी आपका दिल धक धक करता रहेगा। आगे देखते हैं घाट के बारे में वो क्या बता रहे हैं। इस चढ़ाई पर ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि क्या किसी की ज़िंदगी में आएंगे। कहीं कहीं तो ऐसा मालूम होता है जैसे रास्ता सर पर रखा हुआ है। उतराई का भी यही हाल है, रास्ता सामने नज़र नहीं आता, अदब से झुक कर देखना पड़ता है। आप अगर देखें तो किस अंदाज में उन्होंने लिखा है कि ऐसा रास्ता है कि अगर आप कंसंट्रेट नहीं करें तो आप गए काम से, समझे। मतलब अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कौन सी लाइन दी है कि रास्ते ऐसे हैं, जब उतराई शुरू होती है तो रास्ता ऐसे है कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बाअदब झुक कर रास्ते को देखना पड़ेगा। रास्ते के दोनों तरफ गहरी गहरी खाइयाँ हैं। इन खाइयों को देखकर अंदाज़ा होता है कि आदमी कितना नीचे गिर सकता है। यहाँ पर यूसुफ साहब ने एक इंसानी खसलत भी बता दी है कि आदमी जब गिरने पर आए, इंसान जब गिरने पर आए तो वो अपनी हद भूल जाता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बस गिरता ही जाता है। बहरहाल इन खाइयों को देखकर अंदाज़ा होता है कि आदमी कितना नीचे गिर सकता है। बल्कि बाज़ लोगों को तो खाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती, वो यूं ही अपनी हरकतों से गिरते रहते हैं। मोटर चलाने का सही इम्तिहान इसी घाट पर। अगर आप खुद को एक बेस्ट ड्राइवर जानते हैं, मानते हैं, तो फिर आप ज़रा इन घाटों पे अपनी कार लेकर जाइए तो आपको समझ में आएगा कि क्या आप सच में बेस्ट ड्राइवर हैं। आपकी ड्राइविंग का, आपके मोटर चलाने का सही इम्तिहान इन्हीं घाटों पर है। पुणे से मुंबई तक का रास्ता हमेशा रेस कोर्स बना रहता है। घाट पर खैर तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा नहीं किया जा सकता, लेकिन घाट के इधर ये भी तकरीबन घाट ही है। मतलब जब घाट शुरू नहीं होता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है, खोपोली वगैरह की तरफ से जब आप इंटर हो रहे होते हैं तो उस तरफ से धीरे धीरे छोटे छोटे जो है वो उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। तो लगभग मुसन्निफ़ का कहना है कि ये भी तकरीबन एक घाट ही है। तो यहाँ भी लोगों को मोटर गाड़ियाँ इत्मीनानन सही तरीके से चलानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो कैसा होता है आगे मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मोटरें और गाड़ियाँ इस तेज़ी से भागती दौड़ती है जैसे कोई मुकाबला हो रहा है। जैसे उन्होंने मेंशन किया है जैसे रेस कोर्स लगा हुआ है, यानी कोई रेसिंग का पूरा सेशन चल रहा है। मतलब इतनी तेज़ी में गाड़ियाँ चलती है, किसी को किसी की जान की कोई फिक्र नहीं होती, ना खुद की ना गैरों की, बस एक दूसरे को पीछे छोड़ने में और ओवरटेक करने में मसरूफ़ होते हैं। ये रास्ता छोटे छोटे शहरों और आबादियों से भी गुजरता है, लेकिन क्या मजाल कि किसी गाड़ी की रफ्तार में फ़र्क आ जाए। सड़क पार करने वाले आंखें बंद करके सड़क पार करते हैं, आंखें खुली रखने की हिम्मत इनमें नहीं होती। खुद को हादसे का शिकार होते कौन देख सकता है। लेकिन अब सड़क पार करने वाले लोग भी बर्क रफ्तार हो गए हैं, अपनी जान किसी प्यारी नहीं होती। देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या बता रहे हैं कि गाड़ी चलाने वाले तो एकदम तेज़ स्पीड में रपारप बस चलाते जाते हैं, वो ये भी नहीं गौर करते कि वो आबादी वाले इलाके से गुज़र रहे हैं। आबादी वाले इलाके से गुज़र रहे हैं मतलब वहाँ पर लोगों का आवन जावन है, कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो किसी को फ़िक्र ही नहीं होती। तो अब माहौल ऐसा हो गया है कि वहाँ पर रहने वाले लोग भी इन तमाम चीज़ों के आदी हो गए हैं।
अब वो भी है ना, रोड तेज़ रफ्तारी से पार करते हैं और मैक्सिमम आंखें खुली ही नहीं रखते, आंख बंद करो और रोड पार करो, बचे बचे, नहीं बचे तो कोई नहीं, पर सुधरेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपने सफ़र में सड़कों का मुआयना कर लिए, अब चले घाट पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पुणे के रास्ते में लोनावला और खंडाला बहुत खूबसूरत मकामात है, लेकिन हमारा ख्याल है कि ऐसे हसीन व जमील मकामात पर ईंट, पत्थर, लोहे और सीमेंट के मकानात नहीं बनने चाहिए। जापानियों की तरह लकड़ी के बने मकानों में रहने की आदत यहाँ के लोगों को भी अपनानी चाहिए। लोनावला और खंडाला की सब्ज़ी देखकर हमारा जी खुश हो गया। देखिए, अब यहाँ पर ये जो वर्ड दिया ना, सब्ज़ी, आप खाने वाली सब्ज़ी ना समझ लीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है लोनावला और खंडाला की सब्ज़ी, यानी वहाँ की हरियाली, वहाँ की ग्रीनरी देखकर हमारा जी खुश हो गया। एक मर्तबा तो हमें शुबा हुआ कि हम हिंदुस्तान में है भी या नहीं। लोनावला की सब्ज़ी इतनी मशहूर नहीं जितनी यहाँ की चिक्की, यानी लोनावला की ग्रीनरी, वहाँ का नेचर इतना मशहूर नहीं है जितनी यहाँ की चिक्की मशहूर है। चिक्की को जनता कैडबरी कहना चाहिए, मतलब इतनी मशहूर है कि यहाँ पर एकदम ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए जनता कैडबरी, जिसका मतलब है चिक्की। ये चिक्की सारे हिंदुस्तान में भेजी और बेची जाती है। दिल्ली और आगरा के गजक का जवाब यही चिक्की है। जैसे दिल्ली और आगरा में गजक मशहूर है, उसी तरह यहाँ पे चिक्की मशहूर है। बल्कि ये कह लीजिए कि दिल्ली और आगरा के गजक भी फीके है लोनावला की चिक्की के सामने। कानपुर की रेवड़ियों का बदल यही चिक्की है, यानी कानपुर की जो रेवड़ियाँ इतनी मशहूर है वो भी इस चिक्की के सामने फीकी पड़ जाती है। बनारस के लड्डुओं और मथुरा के पेड़ों की तिजारत को नुकसान पहुंचाने वाली यही चिक्की है। जो भी लोनावला जाता है चिक्की के 10 पैकेट ज़रूर खरीदता है। कई लोग तो घर से निकलते वक्त कोई सामान साथ लेकर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें वापसी में चिक्की के पैकेट खरीदने होते हैं। हमने भी इसका जायका चखा। जिस तरह बाज़ अदीबों और शायरों को उनकी हैसियत से ज़्यादा शोहरत मिल जाती है, यही हाल इस चिक्की का है। देखो, यहाँ पर फिर से एक ताना मारा जा रहा है कि कोई कोई लोग इतनी मेहनत नहीं करते जितनी उनको शोहरत मिल जाती है। उसी तरह चिक्की भी कोई इतनी खास नहीं है, पर बस किस्मत थी भाई, मशहूर हो गई। और मशहूर भी ऐसी कि दिल्ली की गजक, आगरे के पेठे और मथुरा के पेड़ों, इन तमाम चीज़ों को जो ऑलरेडी अपने अपने शहरों में, अपने अपनी रियासतों में मशहूर है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे लोनावला की चिक्कियाँ मशहूर हैं। एक मर्तबा हम गर्मियों के दिनों में इस रास्ते से गुजरे तो सड़क की दोनों तरफ, यानी सड़क से ज़रा हटकर तरबूज की दुकानें नज़र आई। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र होता जाएगा। तो यहाँ पर वो थोड़ा सी आगे जा रहे थे, गर्मियों का मौसम था, तो क्या हुआ, उन्हें रास्तों में क्या दिखाई दे? तरबूज की दुकानें। और इनमें ऐसे ऐसे तरबूज नज़र आए कि उठाए ना बने। मतलब इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने बड़े, इतने सुर्ख कि बस देखते ही रह जाए। ये यहाँ का खास नहीं बल्कि खासल खास फल है। अब खासल खास का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मरगूब फल है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है, बहुत ही लाइकेबल। नॉर्मली हम ये खासल खास जो वर्ड है हम अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ में बोलते हैं खासम खास। तो मेक श्योर आप अगली बार अगर आप बोले कि आप उस चीज़ पे को बहुत पसंद करते हैं, आप एकदम मरगूब हैं, आपको वो चीज़ बहुत लाइकेबल है, तो उसके लिए उर्दू का वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं खासल खास। ठीक है, खासल खास फल है। इन दुकानों में जो तरबूज नज़र आए वो ऐसे सुर्ख और तरोताज़ा तरबूज शायद ही कहीं और होते। दुकानों पर काशे काशे, यानी एक एक फाके, पीसेस ऑफ दी दैट फ्रूट, यानी फलों के किए हुए टुकड़ों के लिए वर्ड यहाँ पर दिया गया है काशे। मतलब ऐसे ऐसे काशे रखे थे कि बस दिल ही ललचा जाए। सरखाबों से सजी हुई ये दुकान, मतलब सरखाबों का मतलब है तरबूजों से सजी हुई ये दुकान बस 4 दिन की चांदनी की तरह होती है। और उसके बाद जब मौसम गया तो फिर आपको देखने को भी तरबूज नज़र नहीं आएगा। इंजीर भी बकसरत दिखाई दिए। मतलब जब वो आगे बढ़ने लगे तो उन्हें इंजीर भी बहुत दिखाई दिए। ये फल हमें ज़्यादा पसंद है। ये फल मुख्तसर है लेकिन जामे। इंजीर जो है वो मुख्तसर फल है, यानी बहुत रेयरली मिलेगा, लेकिन बहुत ही जामे है। जामे है यानी इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है जो
सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है। तो इंजीरों को दरख्तों पर लगा हुआ देखना चाहिए। इंजीर के दरख्त माकूल कद के होते हैं, मतलब एकदम माकूल, देखिए इससे पहले भी वर्ड आया था, एकदम मुनासिब होते हैं, मुनासिब कदों के होते हैं। मुनासिब कदों के होते हैं का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होते, बस इतने होते हैं कि आप इजीली उसे तोड़ लें। मुनासिब कदों का मत यानी जो नॉर्मल हाइट के लोग हैं वो भी बहुत इजीली इंजीर को तोड़ सकते हैं। ये नहीं कि सीढ़ी लगाई जा रही है और एक एक फल के लिए वर्जिश हो रही है। ये तो दरख्त की बात हुई। अब रहे इंजीर, तो ये जब पकने पर आते हैं तो बेसाख्ता बाँचें खोल देते हैं। आपने इंजीर देखा है, अक्सर जब हमारे घर इंजीर आती है तो उसका मुंह का अक्सर वो बेशतर थोड़ा थोड़ा खुला होता है। तो उससे यहाँ पे मुसन्निफ किस तरह बता रहे हैं कि जब ये पकने लगते हैं, मतलब ये बिल्कुल तैयार हो जाती है जब खाने के लिए, तो ये बेसाख्ता यानी एकदम अपने ही तौर पर खुद ब खुद बाँछें खोल देते हैं, यानी खिलखिला के हंसने लगते हैं, मतलब दावत देने लगते हैं कि हमें खाइए, हम देखें कितने खूबसूरत है। ये कली की मुस्कुराहट नहीं, बाज़ाब्ता कहा होता है। मतलब इस तरह से इंजीर के फल जो है वो ओपन होते हैं, जैसे वो खुद हमें इन्विटेशन दे रहे होते हैं कि मुझ जैसा लजीज फल तुमने कभी खाया ना होगा। एक और नए किस्म का फल हमें नज़र आया, गोल गोल। ज़रा गेस करें कि ये कौन से फल की बात हो रही है। गोल गोल और बैजवी, बैजवी यानी ओवल शेप का, अंडे की तरह दिखने वाला। तो ज़रा सी गेस करना शुरू करें। गोल गोल और बैजवी, सियाही माइल रंग जिसमें किरमिज़ी रंग की झलक हो। किरमिज़ी का मतलब होता है कि जो एक कीड़ा होता है किरमिज़ नाम का, समझे, वो लाल रंग की रेशम बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे देखेंगे गोल गोल है, बैजवी है यानी ओवल शेप का है, सियाही माइल रंग यानी थोड़ा ब्लैकिश कलर है, और थोड़ी थोड़ी उसमें किरमिज़ी यानी सुर्ख रेडिश या पिंकिश कलर की झलक दिखाई देती है। अपने गेस आई होप कि सही किया होगा। इसे यहाँ जामुन कहते हैं। ऐसे तरोताज़ा और दिलचस्प फल हमारे तरफ होते ही नहीं। इस फल के नाम पर तो यहाँ जामुनी रंग रिवाज पा गया। जामुन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इस जादू की तरह होता है जो सर पर चढ़कर बोलता है। देखिए यहाँ पर एक फ्रेज आया, सर पे चढ़कर बोलना, यानी एकदम उसी चीज़ का बोलबाला हो जाना। ठीक है, जो सर पर चढ़कर बोलता है, मतलब ये कि इसे खाओ तो ज़बान जामनी हो जाती है और घंटों जामनी रहती है। हमने तो जब भी जामुन खाए हर 5 मिनट को अपनी ज़बान बाहर निकाल कर देख ली, इसमें भी मज़ा आया। ऐसे चुगली करने वाले फल यहाँ बहुत है। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक ताना मारा जा रहा है कि जितनी बार, वैसे हम भी नॉर्मली जब अपन लोग भी जामुन खाते हैं बेटा, तो हम लोग अपनी ज़बान निकाल के चेक करते हैं। जामुन हो गया, पान हो गया, जब खाते तो हम लोग को हमारी ज़बान देखने बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है उस चीज़ को कि ऐसे चुगली खाने वाले फल यहाँ पर बहुत है। यानी जब कोई बेचा बातें करता है, चुगली करता है, किसी की गीबत करता है, तो वो पक 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 बस मुंह खोले, अपनी ज़बान दिखाए, बोलता ही चला जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सी ताना मारते हुए फलों की आड़ में ही वो लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि ज़रा चुगली करना बंद करें, अपनी ज़बानें बार बार निकाल के देखना कोई अच्छी आदत नहीं है। तो जामुन की गुठली, जामुन के दरख्त की छाल और जामुन के दरख्त की जड़ों में हकीमों की जान अटकी रहती। मतलब ये फल खाने में जितना लजीज है, जितना जादू वाला फल है कि दिखता कुछ है, खाने के बाद हो कुछ जाता है, तो उसी तरह इसकी जो लेफ़्ट ओवर, मतलब इसकी ये जो गुठली है, इसकी ये जो बीज है, ये जो गुठली है, ये भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर इसको बताया जा रहा है कि दरख्त की छाल, जड़, ये तमाम चीज़ों में हकीमों की जान अटकी रहती है। मतलब ये कि हकीम इन सब चीज़ों पर अपनी जान छिड़कते हैं और मरीज़ों को चुटकी बजाते अच्छा कर देते हैं। अब हकीम हैं तो फ़ीस भी कम लेते हैं। फ़ीस देखो माकूल लेते हैं। तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है बेटा, माकूल। माकूल यानी मुनासिब, सूटेबल फ़ीस लेते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि डॉक्टर दिखाई देने लगे। तो वैसे जामुन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? यस, या आई नो यू नो। तो जामुन के फ़ायदे क्या होते हैं कि जामुन जो है वो हेल्प करता है टू मैनेज डायबिटीज़। डायबिटीज़ को वैसे उर्दू में बोला जाता है ज़ियाबितीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ को मैनेज करने में जो आपका जामुन होता है, उसकी जो गुठली निकलती है, उसका पाउडर बना के अगर यूज़ किया जाए तो डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहता है। इट हेल्प टू मैनेज डायबिटीज़, इट बूस्ट स्टमक हेल्थ,
regulate BP. Okay, it helps to regulate blood pressure, boost immunity, and very important, it helps even that जामुन का पाउडर it help to lose weight. ओके, चलिए आगे आते हैं सबक में। मेहंदी का रंग भी हमने यहीं देखा। देखो अब तक हमने कितनी सारी चीज़ें पीछे देख चुके हैं, अब एक और चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, मेहंदी। मेहंदी का दरख्त जो है, मेहंदी का दरख्त भी हमने यहीं देखा। हमें तो यहाँ पर हर जगह जादू ही जादू नज़र आता है। अब वो अभी जामुन को जादू बोला, अभी मेहंदी को क्यों जादू बोला जा रहा है? क्योंकि जामुन भी दिखने में कुछ और खाने में कुछ और हो जाते हैं। उसी तरह मेहंदी भी दिखने में तो हरी रहती है पर रातों रात लाल हो जाती है। मेहंदी के दरख्त कुछ इस तरह दिखाई देते हैं कि हर जगह जादू ही जादू नज़र आता है। मेहंदी के दरख्त की हरी हरी पत्तियाँ पीस कर यहाँ के लोग हाथों में लगाते हैं। ये हरे रंग का मसाला रात भर हाथों में लगा रहता है और सुबह धोया जाता है। हाथ सुर्ख हो जाते हैं, बिल्कुल गुलनार। गुलनार जो है वो एक किस्म का फूल होता है जो सुर्ख रंग का होता है। नॉर्मली गुलनार को रिलेट किया जाता है अनार के साथ, ठीक है। तो जो है ये बिल्कुल गुलनार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पिक में कि ग्रीन कलर का लगाओ और फिर ये रेडिश हो जाती है। ये अजीब व गरीब मुल्क है, ये यहाँ का हसीन तरीन सिंगार है और इसे मेहंदी रचाना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेहंदी रचाना। हम कहाँ से कहाँ बहक गए। कहना चाह रहे थे पुणे की बात और चल पड़ी जामुनों और मेहंदी की बात। पुणे अच्छा खासा बड़ा शहर है और दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। कहते हैं आज से 10-20 साल पहले तक ये बड़ा पुरसुकून शहर था और जो भी अपने कारोबार से दस्तबरदार होता यानी रिटायर होता, जो भी अपने कारोबार से दस्तबरदार होता, मुलाजिमत से वजीफ़े पर भेजा जाता। देखो यहाँ पर भी उन्होंने एक टैगिंग लाइन दी है कि मुलाजिमत से वजीफ़े पे भेजा जाता, यानी चलो अब तुम्हारा दुनियादारी का काम ख़त्म हो गया, चुपचाप बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, वजीफ़ा करो, यानी ना यू आर रिटायर्ड, ठीक है। मुलाजिमत से दस्तबरदार होता, रिटायर होता तो पुणे में ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद होता। पुणे अरसे तक वजीफ़ा याबों का शहर कहा जाता रहा, यानी यहाँ पर बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद लोग आकर बसना पसंद करते हैं। अब आगे की लाइन में जो है, अब जनाब यूसुफ नाजिम साहब कहाँ से थे? मुंबई से थे। तो आगे की लाइन में उन्होंने ज़रा मुंबई और पुणे के बारे में बेहतरीन कंपैरिजन दिया है। ये देखो एक नेचर होता है बंदे का कि वो जहाँ पे रहता है, अगर वो किसी और शहर में जाता है और कोई अपने शहर की बहुत ज़्यादा बड़ाई किए जा रहा है, वाहवाही किए जा रहा है, तो अगर हम दूसरे शहर से आ रहे हैं तो हमें अपने शहर की सारी बड़ाइयाँ याद आती है, और अगर हम अपनी बड़ाइयाँ नहीं कर पाते तो हम उनके शहर को कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये गलत बात है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बहरहाल कुछ उस तरह का यहाँ पर मुआजना है। ये मुकाम मुंबई के मुकाबिल में ठंडा है। अब उस पर देखो तंज बांधते हुए वो ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं कि ये बात हमें मुबालिगा आमेज़ नज़र आई। मुबालिगा आमेज़ नज़र आई मतलब बढ़ चढ़कर बताई जा रही है। भाई हमारा मुंबई भी ठंडा रहता है, सिर्फ पूना थोड़ी ठंडा रहता है। हमारे मुंबई में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने को और बड़ा ठंडा मकाम है। हालांकि ऐसा है नहीं, पूना ज़्यादा ठंडा है, आबो हवा भी बेहतर है। अब अगली बात है कि पुणे की आबो हवा भी बेहतर है, तो उस पर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हैं कि ये भी हमें अफवाह ही मालूम हुई, ऐसा नहीं है, हमारे मुंबई की भी आबो हवा काफ़ी बेहतर है। मुंबई के मुकाबले में पूना सस्ता है। अब उस पर वो क्या कह रही है, तो सरासर भूतान है, हमारा मुंबई ज़्यादा सस्ता है, तुम्हारा पूना नहीं सस्ता है। आगे बढ़ते हैं। पुणे में इतनी भागम भाग नहीं है जितनी मुंबई में है। अब इस पे वो बेचारे थोड़ा एग्री कर गए कि हाँ ये कुछ ठीक है, हाँ मुंबई में थोड़ी ज़्यादा भागम भाग है। अब इस पे भी एग्री क्यों किए होंगे कि ये बताने के लिए कि भाई मुंबई वाले बहुत काम करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम रिलैक्स बैठें। पुणे में कंटोनमेंट यानी छावनी का भी इलाका है और हमसे कहा गया है कि सफाई देखना हो तो छावनी का इलाका देखना चाहिए। एक तो ऑलरेडी वो कोई चीज़ पर एग्री नहीं होना चाहते थे और ऊपर से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, छावनी का इलाका यानी फ़ौजों का दस्ता रहता है, वहाँ पर टुकड़ियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मुंबई वालों आपको सफाई देखनी है तो जाकर छावनी का इलाका देखो। तो वो इस पर भी तिल मिलाकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने सफाई का इलाका नहीं देखा हुआ, हमारी मुंबई में भी बहुत सफाई रहती है। हम छावनी के इलाके में ज़रूर गए लेकिन सफाई देखने की गर्ज से नहीं, सफाई हमने बहुत देखी है। यहाँ का सबसे मशहूर इलाका दक्कन है। इस शहर में एक जिमखाना है जिसका नाम डेक्कन जिमखाना है, इसलिए पूरा इलाका डेक्कन मशहूर हो गया। मतलब पुणे में एक बहुत ही बेहतरीन जगह है,
आप अगर कभी जाए तो प्लीज़ विज़िट करें। कि मतलब सिर्फ मैं तो पिक में यही इतनी जगह दिखा पा रही हूँ, देयर बी लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू इन दैट डेक्कन जिमखाना। ठीक है, तो डेक्कन मशहूर हो गया है। पुणे की सारी आबादी दिन में 2 वरना 1 मरतबा डेक्कन ज़रूर जाती है। ये यहाँ का कायदा है। शाम के वक्त तो यहाँ कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती। कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देने का मतलब एकदम शांति हो जाना। कान पड़ी आवाज़ ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब क्या होता है बेटा कि निहायत शोर व गुल। तो यहाँ पर क्या जुमला दिया जा रहा है, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो आपको सुनाई नहीं देगी, बहुत ही शोरगुल। तो पूरा इलाका क्या हो जाता है, ऑटो रिक्शे से पट जाता है किस वक्त, शाम के वक्त। और इस सवारी में जो हॉर्न लगाए जाते हैं उनकी आवाज़ कुछ ऐसी खौफनाक होती है कि राहगीर यानी रोड पे चलने वाले लोग, राहगीर खुद उछल कर परे हट जाते हैं। पुणे में आदमियों और ऑटो रिक्शाओं की तादाद बराबर है, यानी वहाँ पर जितने लोग हैं उतने रिक्शे हैं। पुणे शहर अच्छा खासा बड़ा भरा शहर है, हरा भरा शहर है। हम जब भी कंपाउंड और सहन वाले घर देखते हैं लोट पोट हो जाते हैं। और सही है, जो मुंबई में रहते हैं वो छोटे छोटे घर और फ्लैट्स देख देख कर इतने उब गए होते हैं कि अगर वो थोड़ा सी ओपन स्पेस वाला घर देखते हैं तो मानो उनकी बाँछें खिल जाती हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ वही कह रहे हैं कि हम जब भी कंपाउंड और सहन वाला घर देखते हैं लोट पोट हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि दुनिया अभी तंग नहीं हुई, लेकिन आसार बता रहे हैं कि ये वसाअत और फराखी बस चंद सालों की मेहमान है। अब उनको यहाँ भी सुकून नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि हाँ होगा पूना वालों के पास कंपाउंड वाला घर, बड़ा बड़ा सहन वाला घर, पर ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी है ना यहाँ भी बोले सब चीज़ बदल जाएगी, सब एकदम फ्लैट में तब्दील हो जाएगा। फ्लैट बनने शुरू हो गए हैं। फ्लैट हमें सिर्फ इसलिए भाते हैं, अब अपनी खामियों को वो किस तरह छुपा रहे हैं कि यहाँ के मुंबई के लोग नॉर्मली फ्लैट्स में रहते हैं, और उसे वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि फ़्लैट हमें सिर्फ इसलिए भाते हैं कि लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कैसे करीब आ जाते हैं वो देखें, दूसरे के घर में क्या पक रहा है, क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। हम लोग सब भी अपने अपने घरों में इतराफ़ में क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा है बहुत सूंघ के अंदाज़ लगाए रहते हैं। और जब कहीं झगड़ा हो रही हो तब तो हमारे अंदाज़ ही बदल जाते हैं, हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम जाके उस झगड़े में शामिल हो जाए। तो बहरहाल ऐसा तो कर नहीं सकते, तो हम कान लगाकर ही सुन के खुश हो जाते हैं। तो वो फ्लैट के घरों का कुछ इस तरह से फ़ायदा बता रहे हैं कि बाजू वाले घर में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, हम सब देख और जान पाते हैं। आदमियों को इतने करीब तो रहना ही चाहिए, वरना फिर बरादरी क्या हुई। मतलब अगर लोग इतना भी ना करे तो फिर बरादरी का क्या मतलब भाई। तो इसलिए फ्लैट वाले घर तुम्हारे ओपन बड़े बड़े कंपाउंड वाले सहन वाले घरों से बहुत बेहतर है। पुणे के लोग नेचर परस्त नज़र आए। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने को ये मिली मुसन्निफ़ को कि यहाँ के लोगों में नेचर की बड़ी कद्र है। वो नेचर परस्त यानी कुदरत को संभाल के रखने वाले लोगों में से हैं। ठीक है, पुणे के लोग नेचर परस्त नज़र आए। जो शख्स भी पौधों, फूलों और सब्ज़ारों में दिलचस्पी लेगा नेचर परस्त कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपको नेचर परस्त की यहीं पर दे दी गई है। जो शख्स भी पौधों, फूलों और सब्ज़ारों यानी ग्रीनरी में दिलचस्पी लेगा नेचर परस्त कहलाएगा। इससे ज़्यादा नेचर परस्ती की फुर्सत अब किसी के पास नहीं। मतलब नेचर परस्त यानी बस पौधे लगा लो, फूल वगैरह उगा लो, थोड़ी सी ग्रीनरी कर लो, यू विल बी टर्म्ड एज अ नेचर परस्त। कि आप कुदरत के शहदा हैं, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब हर शख्स, अब आगे की लाइन देखिए कैसे दे रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए अच्छा है, पर ये नहीं कि हर शख्स जो है वो पोएट ही बन जाए। यहाँ पर एक पोएट का जिक्र आया है, वर्ड्सवर्थ। ओके, अब हर कोई वर्ड्सवर्थ तो थोड़ी बन सकता है, अब हर शख्स वर्ड्स थोड़ी बन सकता है। वर्ड्स कुछ इस तरह दिखाई देते थे बच्चा। ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट जो नॉर्मली नेचर परस्त पे यानी नेचर से रिलेटेड पोयम लिखते थे। ठीक है, लेकिन जगह जगह फूलों की दुकानें और इन दुकानों में खरीदारों की भीड़ देखकर जी खुश हो गया। रंग और खुशबू भी क्या चीज़ है। हमने आसार कदीमा, म्यूज़ियम, बाग
पार्क बहुत देखे, इसलिए हम कोई और चीज़ देखना चाह रहे थे, वो हमने देख ली। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ये टीवी इंस्टीट्यूट भी है। ये जगह बहरहाल हमें पसंद आई। पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट और आईआईटी सेक्शंस के तो कुछ मिसाल ही नहीं, मतलब यहाँ का इंजीनियर और डेवलपमेंट जो सेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी कैंपस जा पहुँचे हैं। हर बड़े शहर में सिनेमा हॉल और होटल होने ज़रूरी है, लेकिन इतने नहीं जितने पुणे में हैं। यहाँ इतने होटल मौजूद हैं, फिर भी लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिलती। मतलब अगर यहाँ पर कोई ओकेशन रहे या कोई प्रोग्राम रहे, कोई रेस रहे, तो उस ड्यूरेशन में पुणे में इतनी भीड़ हो जाती है कि आप वहाँ पर ठहर नहीं सकते। इवन हम भी एक बार पूना बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच गए थे। एक्चुअली वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द महाबलेश्वर से वापस आ रहे थे बाय द कार वी वेयर, और रास्ता भूल गए और टर्न मार लिए पुणे की मेट्रो सिटी में। आप लोग यकीन जाने बच्चा, वो शहर सच में लाजवाब है। हम लोग अंदर तो घुस गए, बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे थे। गूगल मैप ने तो टांग उठा दी थी, वो हमें बाहर ही नहीं निकाल रहा था। टर्न इतना टर्न मारा कि हम लोग रुक कर पुणे ही घूमने लगे कि बहरहाल अब पुणे घूम लेते हैं तभी बाहर निकलेंगे। तब तक पुणे की थोड़ी समझ भी आ जाएगी कि यहाँ से मेन हाईवे हमें कनेक्ट कैसे करना है। खैर, रेस के ज़माने में तो सुना है बाहर से आने वाले लोग ज़बरदस्ती घरों में घुस कर ठहर जाते हैं। मुंबई की तरह यहाँ भी डबल रोटी का रिवाज उरूज पर है। जिस तरह हमारे इधर भी बेकरी का बहुत रिवाज है, पाव, ब्रेड, टोस्ट, बटर हम लोग को बहुत लगता है, उसी तरह पुणे में भी ये चीज़ें बहुत उरूज पर है। कदम कदम पर एक बेकरी दिखाई दी, जिसे देखो डबल रोटी खरीद रहा है। बेकरी के बाद पेरिस में पान की दुकान का नंबर आया। ये लो, अभी इनकी ही कमी रह गई थी। अब तक हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी है बच्चा, शुरू से हम क्या क्या खा चुके हैं। पुणे आते आते अब हम पुणे के अंदर है, क्या क्या चीज़ें देख चुके हैं हम लोग। मिठाइयाँ, कलिंगड़, ठीक है, जामुन, मेहंदी रचाना, इंजीर। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब जिस चीज़ की कमी बच गई है वो है पान। अब यहाँ पे तो मुसन्निफ़ को हारना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि पुणे के पास उसका पर्सनल टैग किया हुआ पान है भाई, जिसे कहा जाता है पुणे पान, और ऐसा कोई पान मुंबई के पास नहीं है। खैर, बेकरी के बाद पेरिस में पान की दुकानों का नंबर आता है। पान यहाँ की मरगूब ग़िज़ा है। अभी इससे पहले वर्ड मरगूब के बारे में हमने बताया था। मरगूब यानी यस, रिलेट करो, कहाँ पर यूज़ हुआ था? आपके तरबूज वाले सेशन में, जहाँ पर हम वाटरमेलन की बात कर रहे थे। खासल खास, ठीक है, मरगूब है यानी खासल खास, यानी पसंदीदा, लाइकेबल ग़िज़ा है। पानों की किस्मों में पूना पान सबसे ज़्यादा मकबूल पान है। कलकत्ता पान और बनारस पान भी खाए जाते हैं, लेकिन पूना पान का जो है वो जवाब ही नहीं। मुंबई इतना बड़ा शहर है, लेकिन उसके नाम से कोई पान मशहूर ना हो सका। पुणे का चिवड़ा भी मशहूर है, इसे चूड़ा भी कहते हैं। यह तरह तरह का होता है, फीका, मीठा, तेज़ और बहुत तेज़। पुणे चूड़ा खाने से सेहत बनी रहती है। तीसरे नंबर पर मिठाई की दुकानें हैं। मुंबई और पुणे में लोग अपने मुंह को आराम का वक्फा यानी इंटरवल देना पसंद नहीं करते। यानी ये चीज़ पुणे हो या मुंबई, दोनों जगह कॉमन है कि यहाँ के लोग बातें बहुत करते हैं, बस बोलते ही रहते हैं। यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या बोल रहा है, अब लोगों का क्या कहना, मैं खुद भी बहुत बोलने लगा हूँ। क्या बता रहे हैं, हम खुद अब इतना बोलने लगे हैं कि कभी कभी तो हमें सोचना पड़ता है कि ये हम बोल रहे हैं या कोई और। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुसन्निफ़ वगैरह मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इतना कितना बोल रहा हूँ। लेकिन वो इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं अपने मज़ाहिया, अपने तंज़ी अंदाज में कहने के बाद वो ये भी बता रहे हैं ठीक भी है, जब आँखें और कान हमेशा खुले रहते हैं तो मुँह ने क्या कसूर किया है कि उसे बंद रखा जाए। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं सब बेहतर ही है। तो हमें लगता है कि पुणे की जो थोड़ी मोड़ी सैर आपको यूसुफ नाज़िम साहब के ज़रिए कराई गई होगी, आपने उसे एंजॉय किया होगा। अब ये सबक सिर्फ आपको एंजॉयमेंट के लिए नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको पुणे की कुछ बातें बताई गई। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो है लिखावट, लिखने का तरीका। तो आप इस सबक का एक बार फिर से मुताला करेंगे बेटा, और उसके बाद
आप कोई सफ़रनामा लिखने का तहैया करेंगे। यानी अगर आप कहीं पर घूमने गए हैं, आप अगर कहीं पर ट्रैवल किए हो, तो उसको आप थोड़ा सी लिखावट में ट्राई करिए, उसे लिख कर देखिए कि क्या आप एक अच्छे राइटर बन सकते, चेक करिए एक बार। और अगर आप घूमने नहीं गए हैं, तो अगर आप कहीं जाने वाले हो, तो पैकिंग में अपने ज़रा सी नोटबुक पेन भी रखिए, नोट पैड्स रखिए, ताकि आप एक अच्छा सफ़रनामा लिख सके। और उसी के साथ साथ आप ये भी याद रखें कि आज के ड्यूरेशन, आज के जनरेशन में ट्रैवल लॉग जो है वो बहुत फेम पे है। यानी ट्रैवल लॉग अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत सारे आपको ट्रैवल लॉग मिलेंगे। मतलब घूमने का भी हो जाए, मज़ा का मज़ा, और आपकी कमाई भी हो जाए। यानी आम तो आम, गुटलियों के भी दाम। तो चेक करिए, हो सकता है कि आप भी एक बहुत अच्छे राइटर बन सके कि जो बेहतरीन सफ़रनामा लिखता हो। फिर आपके नाम से भी होगा, जैसे इब्ने बतूता का सफ़रनामा है तो भाई आप लोग का भी सफ़रनामा होगा, क्लास 10 का सफ़रनामा, नाज़नीन का सफ़रनामा। तो इस तरह से ट्राई करिए, हो सकता है कि आप एक बेहतरीन राइटर हो और ये बात आपको मालूम ही ना हो। तो एक बार कोशिश करें और सफ़रनामा लिखने का ट्राई करिए, ठीक है। तो चलें, आप एक बार सबक फिर से पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने राइटिंग पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया होगा, इसके अल्फाज माने याद कर लीजिए। See you all soon. Okay, till then take care बच्चा, stay at home, stay blessed. Okay, दुआ में याद रखिए। Have a good day.